होल्डिंग कंपनी चैप्टर में दो कंपनी है, एक एच कंपनी और लेट्स से एस कंपनी। एच फॉर होल्डिंग, एस फॉर सब्सिडियरी। होल्डिंग को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का होल्डिंग कैसे बनेगा, उसके लिए रूल है कि भाई जब ये पहले वाला कंपनी इस दूसरे वाले कंपनी में मोर देन 50% शेयर ले लेगा, मोर देन 50% शेयर ले लेगा, तब पहला वाला कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। मोर देन 50% क्या चीज का ले लेगा? इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डिबेंचर्स का? नहीं, सिर्फ इक्विटी का। भले ही प्रेफरेंस उसके पास 100% क्यों ना हो, भले ही डिबेंचर उसके पास 100% क्यों ना हो, बाकी सब चीजें ले सकता है, मनाही नहीं है। मगर इक्विटी शेयर अगर 50% से ज्यादा ले लेगा तो फर्स्ट कंपनी बिकम्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ द सेकंड कंपनी विच इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पर्सन्स। देन होल्डिंग कंपनी अपना एक बैलेंस शीट बना रहा है, बैलेंस शीट ऑफ एच। सब्सिडियरी कंपनी भी अपना एक बैलेंस शीट बना रहा है, पर अपने को इस चैप्टर में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज ऑलवेज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ होल्डिंग कंपनी। यानी बैलेंस शीट वन, बैलेंस शीट टू को कंबाइंड करके होल्डिंग कंपनी कुछ एक तरीके से लिखता है जो कहलाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स है। इस चैप्टर का नाम होल्डिंग कंपनी है ही नहीं, ये तो हम लोग बेकार वर्ड बोलते हैं। दिस चैप्टर इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बस इस सीबीएस को बनाने की जर्नी है बेटा, कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग को आपको फॉलो करना है, और उन स्टेप्स के बाद एक फाइनल बैलेंस शीट बनानी है। एग्जाम में जब सम्स करें तो आप एक पहला पन्ना बैलेंस शीट के लिए पूरा रख लें और दूसरे पन्ने से वर्किंग नोट बनाएं। नहीं तो 1.5 पन्ना बैलेंस शीट का रख ले सेफ्टी के लिए, कि कहीं पहला पन्ना में कुछ कम पड़ गया तो 1.5 पन्ना रख ले और 1.5 पन्ने के बाद वर्किंग नोट चालू करें। इस तरह से सम्स करिएगा। तो स्टेप्स क्या है बेटा? 6-7 स्टेप्स है। पहला स्टेप इज फाइंडिंग द डिग्री ऑफ होल्डिंग। द फॉर्मूला फॉर इज डिग्री ऑफ होल्डिंग का मीनिंग सोचोगे तो फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा। होल्डिंग के पास हरदम तुम होल्डिंग बन के सोचोगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। आई एम ऑडिबल तो? यस सर। और मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि मेरा चेहरा प्रेजेंट हो रहा है? दोनों सर। अच्छा, दोनों दिखाई देता है? मतलब यू कैन स्विच ऑब्वियसली। अच्छा, स्विच कर सकते हैं, एक साथ साइड बाय साइड नहीं दिखाई देते हैं? नहीं नहीं नहीं। और लैपटॉप में? आई डोंट नो, नेवर चेक्ड। सर दिख रहा है लैपटॉप में, मतलब साइड बार करने से आपका चेहरा भी दिख रहा है, प्रेजेंट वाला भी दिख रहा है। सुना नहीं गुंजन, तेरा आवाज एकदम क्लियर नहीं है। दिख रहा है सर, दोनों से दिख रहा है। लैपटॉप पे वही हमको भी लगा, हम सुना था लैपटॉप पे साइड में छोटा सा चेहरा दिखता है, दोनों दिखता है एक साथ। सो डिग्री ऑफ होल्डिंग का मतलब सिंपल, अपने आप को होल्डिंग मान के सोचो कि मेरे पास सब्सिडियरी का कितना इक्विटी शेयर्स है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडियरी कंपनी, हेल्ड इन सब्सिडियरी मतलब ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं होल्डिंग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। यानी उसका टोटल 10,000 इक्विटी शेयर है और मेरे पास 6,000 शेयर्स है, तो मेरा डिग्री ऑफ होल्डिंग हो गया 60%। तो ये सबसे बुनियादी स्टेप है फाइंडिंग द डिग्री ऑफ होल्डिंग। रीड कर लीजिए बेटा, अब रीडेबल होगा शायद। सेकेंड स्टेप अपना है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बड़ा ही पिक्यूलियर एक टेबल होता है बेटा, जिसके अंदर में हम लोग पर्टिकुलर्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल और रेवेन्यू रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट इज अ न्यूट्रल वर्ड
इसमें पीएल रिजर्व सारे आ जाते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं। पीएल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, जो भी नाम हो, दुनिया का सारा रिजर्व सरप्लस कैपिटल नेचर का यहां आ जाता है, और रेवेन्यू में लेकिन पीएल अलग हो जाता है और रिजर्व अलग हो जाता है। इस चैप्टर की बैलेंस शीट में ना ये सारे वर्ड बहुत कम मिलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, डिविडेंड रिजर्व, सब। यहाँ बेसिकली दो ही रिजर्व मिलता है, एक पीएल और एक जनरल रिजर्व, या जनरल रिजर्व का कोई दूसरा नाम। तो आपको इस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट टेबल में सारे सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को अलग करना है। ये बना रहा है होल्डिंग कंपनी, बट देख रहा है सब्सिडरी की प्रॉफिट को और उसको सेग्रीगेट कर रहा है इनटू प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। तो सब्सिडरी की प्रॉफिट का एनालिसिस हो रहा है, ये एनालिसिस एच कंपनी कर रहा है। नाउ सब्सिडरी की प्रॉफिट दो नेचर की हो सकती है, एक कैपिटल नेचर जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और दूसरा रेवेन्यू नेचर जिसका मतलब होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान दें तो सिर्फ इस वर्ड को समझाइए, एक्विजिशन। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के अंदर में कब शेयर्स अक्वायर किए? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में कब शेयर्स अक्वायर किए वो डेट को लिख लो, और उस डेट के पहले जितना भी पीरियड था वो सब का सब प्री पीरियड है, उसमें कमाया गया सारा प्रॉफिट प्री प्रॉफिट है, उससे कुछ बांटा जाए तो वो भी प्री डिविडेंड है। कितना सिंपल सा लाइन है। तो जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन है, लेट्स से ये 1/4/2008 है, तो 1408 के राइट साइड में मई, जून, जुलाई, ये जितना भी दिन आएगा ये सब पोस्ट पीरियड है, और 14 के पहले मार्च, जनवरी, फरवरी और पिछला जितना भी साल है वो सब का सब कहलाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड, क्योंकि हम वक्त की बात कर रहे हैं। प्री एक्विजिशन पीरियड, और इस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया जाए वो प्री प्रॉफिट होता है या कैपिटल प्रॉफिट होता है। पोस्ट पीरियड में जो कमाया जाए वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। Am I clear on this part? Yes, sir. सब सो रहा लग रहा है। अब सपोजिटली डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/5/2018, ईयर एंड है 31 मार्च 19। तो आप 1418 से लेकर हमेशा एक टाइमलाइन का ग्राफ बनाना चाहिए। टाइमलाइन से ना हमेशा सम्स आसान हो जाता है, जब मल्टीपल डेट्स हो तो टाइमलाइन बनाओ। 1418 से 31/3/19, ये मैंने ईयर लिख लिया। इसमें 15 प्लॉट किया जो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, इसके बायां वाला हिस्सा प्री, इसके दाहिने वाला हिस्सा पोस्ट। बाकी मैथ्स आप यहां कर लो, ये 1 मंथ और ये 11 मंथ, यानी आपको ये पीरियड मिल गया। अब इसमें आपका प्री इज टू पोस्ट एक रेशियो बन गया 1:11, यानी सब्सिडरी की जो प्रॉफिट है वो प्री इज टू पोस्ट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। अब सब में डेटा है, ओपनिंग पीएल से 12 और क्लोजिंग पीएल से 18। तो यहां पर ओपनिंग वाला पीएल से क्लोजिंग वाले पीएल को माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स उल्टा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो आता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो कि है 6 लाख। 18 - 12 6 लाख। अब इस 6 लाख को आपको प्री इज टू पोस्ट के रेशियो में डिवाइड करना होता है। याद रखिएगा, सिर्फ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को प्री इज टू पोस्ट में डिवाइड करते हैं, क्लोजिंग को नहीं करते हैं, ओपनिंग को तो कतई नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर करते हैं। जो भी डिवाइड होगा आ जाएगा आंसर। ये 12 लाख ओपनिंग हमेशा हमेशा प्री होता है, तो बस ओपनिंग वाला प्री और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर should be divided in the ratio of pre is to post। तो ये 12 लाख आपका प्री हो गया, 6 का
1/12 हिस्सा प्री में गिरेगा और 11 हिस्सा पोस्ट में गिरेगा। एक बार अमाउंट बताओ तो बेटा, डिवाइड करके। 0.5 और 5.5, तो ये प्री है और ये पहले से प्री है, तो ये दोनों एक जगह ऐड हो जाएगा और ये पोस्ट अपना अलग से रह जाएगा। बोलिए साहब, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? बच्चा No, sir. लोग? No, sir. Then the third step is called cost of control. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब अगेन होल्डिंग बोल रहा है कि मैंने सब्सिडरी में जो शेयर्स खरीदे उसको खरीदने में, कंट्रोल करने में मेरा कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग गया या कमती खर्चा लग गया। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये निकाल रहे हैं वेदर आई पेड एक्सेस टू द होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी और आई पेड लेस टू द सब्सिडरी कंपनी। इफ आई पेड मोर तो वो मेरा नुकसान है। मैंने किसी बंदे को 10 रुपए का सामान लेकर अगर 12 रुपए का पेमेंट किया तो वहां मेरी गरज होगी, तभी मैंने 12 दिया होगा, मेरी गरज होगी, मेरा नुकसान हुआ 2 रुपया का। इट्स अ कैपिटल लॉस, इट्स अ कैपिटल लॉस। वहां पे मेरा 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए इस कैपिटल लॉस को गुडविल बोलते हैं। ये हम लोग प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन से सीख रहे हैं कि कैपिटल प्रॉफिट्स आर कैप रिजर्व एंड कैपिटल लॉसेज आर गुडविल। और अगर मैंने उस बंदे से 10 रुपए का सामान लेकर उसे मात्र 8 रुपया दिया, पैसे कम दिए, यानी मेरा फायदा हो गया, कैपिटल प्रॉफिट, हेंस कैप रिजर्व। तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल या कैप रिजर्व निकालने में हमारी मदद करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? आप लोग का इस बुक है ही, अपने अपने बुक से देख के बोलिए, अच्छा रहेगा। सब लोग थोड़ा बोलिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स जो मैंने खरीदा है। अगेन मैं हर बार फर्स्ट पर्सन फॉर्म में होल्डिंग कंपनी हूं, तो ये बात होल्डिंग कंपनी बोल रही है। तो ये फिगर एच की बैलेंस शीट में मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन एस, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट असेट साइड में होगा, एच की बैलेंस शीट में होगा क्योंकि उसने सब्सिडरी का शेयर खरीदा है। तो ये फिगर हमेशा बैलेंस शीट ऑफ एच में मिलता है। माइनस शेयर ऑफ, हमेशा शेयर चाहे यहां हो चाहे यहां हो, ये पूरा टेबल में शेयर, क्योंकि मेरा डिग्री ऑफ होल्डिंग अगर 60% है तो यहां पर आने वाले तीनों शब्द 60% ही होंगे, कभी कुछ और नहीं हो सकता है। तो शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, यानी जो इक्विटी शेयर्स मैंने खरीदे उसका फेस वैल्यू, और अगर मैंने इसके 6000 शेयर्स खरीदे तो इंटू 10 रुपया करके 60,000, मैंने उसके 8000 शेयर्स खरीदे तो 80,000। और शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट अपना इधर एयूपी कॉलम से निकल जाएगा, एयूपी कॉलम से ये कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगी। इसको फिर अंदर में माइनस कर लो या अंदर नहीं जोड़ के डायरेक्टली बाहर माइनस कर दो, वो आपकी चॉइस है। फाइनल फिगर अगर पॉजिटिव आए तो उसे गुडविल बोलते हैं, और अगर ये चार्ट नेगेटिव दे तो कैप रिजर्व बोलते हैं। जिस तरह से चार्ट बना हुआ है बेटा वैसे ही बनाना है, पॉजिटिव आए तो गुडविल, नेगेटिव आए तो कैप रिजर्व। बोलिएगा बच्चों, आगे चलें। Yes, sir.
नेक्स्ट स्टेप है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब अगर मेरा डिग्री ऑफ होल्डिंग 60 है तो बचे हुए 40% लोग एमआई बन जाते हैं। यानी सिंपल भाषा में अदर शेयर होल्डर्स अदर देन मी, अदर शेयर होल्डर्स अदर देन मी, मेरे को छोड़कर जो दुनिया में सारे लोग बचे, इसमें एक आदमी हो, इसमें करोड़ आदमी हो, आपको मतलब नहीं है, सिर्फ एक नाम है कि बची हुई कैपिटल को कहाँ लिखे। तो भाई एमआई में बचा हुआ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, देम का मतलब 40%। अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स में 60,000 मेरे पास है तो यहाँ 40,000 आ जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम और एओपी से उठकर ये तीनों फिगर, लेकिन वही बढ़ाई शेयर यानी 40%। 40% इस टेबल में जो आएगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा होगा। तो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल एंड शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स, ये तीनों फिगर हमेशा एओपी से आएंगे। ये एक शेयर्स है, कैपिटल है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट से देखेंगे कैपिटल पता चल जाएगा लायबिलिटी साइड में कितना था सब्सिडरी का, जैसे 10,000 शेयर्स, और फिर उसको डिवाइड कर देना। देन सेकेंड लास्ट स्टेप, कंसोलिडेटेड पीएल। तो आप यहाँ शब्द देख सकते हैं, पीएल को जोड़ा जा रहा है। तो सिंपल भाषा में एच का पीएल, एकदम सिंपल प्लेन भाषा में पुट करें, प्लस सब्सिडरी का पीएल। तो हेंस उसी भाषा में स्टार्ट हुआ, बैलेंस इन पीएल ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक लाइन जंप करना, एड शेयर इन रेवेन्यू पीएल ऑफ एस लिमिटेड। सब्सिडरी का पीएल साहब एओपी में होता है, तो वहां से आपको रेवेन्यू पीएल से मिलेगा, रेवेन्यू पीएल से मिलेगा बेटा, रेवेन्यू पीएल कहां था बेटा, ये रेवेन्यू पीएल रहा, यहां से वो फिगर मिलेगा एच का हिस्सा। इसमें से अगर आपको याद हो तो जो भी रुपया था 2 आदमी में बटा, थोड़ा रुपया यहां चला गया एमआई में यानी 40%, और बाकी 60% यहां पर आ गया। लेस शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इस वर्ड पर बाद में आएंगे। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लेस प्रपोज डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड, ये आगे की जर्नी में कवर करेंगे। कंसोलिडेटेड रिजर्व, अगेन रिजर्व को जोड़ा जा रहा है, मतलब सिंपल भाषा में बोलें तो एच का रिजर्व प्लस एस का रिजर्व। तो बैलेंस इन, इतना चाप ही नहीं होगा अगर आप समझ जाएंगे मीनिंग कोई, तो बैलेंस इन रिजर्व ऑफ होल्डिंग प्लस शेयर इन रेवेन्यू रिजर्व, जो कि अगेन एओपी से आएगा, ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं जिसमें बेसिक फंडामेंटल है, लैंड को लैंड के साथ, बिल्डिंग को बिल्डिंग के साथ, स्टॉक को स्टॉक के साथ, डेटर को डेटर के साथ, यानी सेम नाम को जोड़ते चले जाना। ऑल असेट्स आर एडेड ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। और इस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल सिर्फ एच का अपीयर करेगा। कॉमन सेंस से समझो क्यों एच का अपीयर करेगा, यहाँ पे दोनों कंबाइंड क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब्सिडरी का जो शेयर्स था उसका कुछ हिस्सा
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यहां आ गया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कुछ हिस्सा यहां माइनस हो गया और बचा हुआ हिस्सा यहाँ पहली पॉइंट नॉमिनल वैल्यू माइनॉरिटी में ऐड हो गया। तो सिंपल बात है, कोई डेटा अगर पीछे वर्किंग नोट में यूज हो चुका है, कोई डेटा अगर पीछे वर्किंग नोट में यूज हो चुका है तो वो दोबारा सीबीएस में बैलेंस शीट में नहीं आ सकता है। वो यहां से आ सकता है पर वो साप्ता फिगर कभी नहीं आएगा। और एमआई को प्रेजेंट करने के लिए रिजर्व सरप्लस के नीचे शो करते हैं, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल रिजर्व सरप्लस। जब सारे रिजर्व्स हो जाएं और अपने नॉन करंट लायबिलिटी लिख रहे हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर लिखते हैं। तुम लोग एक बात सुना, क्या सर? कल हम सुना एक जन से, अब ये रिकॉर्डिंग में आ रहा, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, बहुत सारे टीचर लोग स्टूडेंट लोग को एग्जाम के लिए हेल्प कर रहा है मनी लेकर। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, तुम लोग सुना ऐसा क्या कुछ? नहीं नो नहीं नहीं। सर। हाँ, सुने थे। सुने हैं क्या? यस सर। बाबा, तब ठीक है, एक सही। पेपर का 500 था। हाँ, एक पेपर का 500। अच्छा अच्छा, हम तो सुना कोई 2000 कोई 3000 जो मर्जी ले रहा है। नहीं, हम तो अभी तक बस 500 सुने थे, वो भी मेरे कॉलेज के ग्रुप में लड़की लोग भेजी थी। अच्छा, तो मतलब कॉलेज ग्रुप में से पोस्ट कर दे रहे खुल्लम खुल्ला कि ये फलाना टीचर को फोन कर लो, करा देगा। हाँ, अच्छा, उस टीचर का नाम नंबर भी दे दे रहे हैं। वो भेजी थी शायद कि अभी से बुक करने का, मतलब प्री बुकिंग। प्री बुकिंग, वाओ वाओ, ठीक। सर स्क्रीन आ गया के सामने? एग्जाम के टाइम टीचर हाँ बोल। थोड़ा हेल्प करना इज लाइक अ डिफरेंट थिंग, एंड ऐसे पूरा पेपर ही सॉल्व करके दे देना पैसे लेके, इट्स लाइक हजम नहीं होता, वो बात अजीब लगता है सुनने में। इट्स लाइक क्या है ये? But नहीं, लोग कर रहे हैं, वही मैं तुमको बोला ना, मैंने जब कल सुना तो आई वाज आल्सो शॉक्ड, इसलिए तुम लोग से पूछा। बिकॉज देखो, तुम लोग के पास तो व्हाट्सएप ग्रुप में आता ही है 100%, चाहे तुम लोग बोलो चाहे नहीं बोलो, यू पीपल आर अवेयर, मोर अवेयर है सब बातों से। ये चीज आज अभी पता चला कि पैसे लेकर कोई हेल्प कर रहा है, ये भी पता था मुझे। नहीं, कर रहे हैं लोग पैसे देकर, मतलब पहले से ही फिक्स कर ले रहे कि हम आपको हेल्प कर देंगे पेपर में, सॉर्ट ऑफ। आई डोंट नो, पता नहीं। सर हेल्प करेंगे भी तो एक बार सोच के देखिए कैसे करेंगे, कैसे? मतलब 2 घंटे का पेपर है, उनको पहले सॉल्व करना है, फिर वो भेजेंगे, फिर हमें वो लिखना है। जो हम खुद नॉर्मली लिखेंगे तब भी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सर आप होल्डिंग कंपनी देखिए ना, कितना बड़ा चैप्टर है वो बैलेंस शीट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। फिर अगेन कैश फ्लो का सम्स आ गया, अगर वो इन डेप्थ भी ना जाए तब भी उसको बनाने में टाइम लगता है सर। तो इसलिए खुद करने में इतना टाइम लगेगा तो कोई करके देगा, उतने उतना तक का जो टाइम होगा वो तो वेस्ट ही जा रहा है पूरा। इससे अच्छा खुद ही कर लो थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सा लोगों का अलग अलग सोच है इसमें, कोई फायदा नहीं सोच करके, वो लोग क्या सोच के कर रहे हैं, कैसे करेगा वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ठीक है, क्या पता, हो सकता है कलयुग है तो ये भी राइट ही होगा। सर आज बीकॉम पार्ट 3 वालों का क्वेश्चन पेपर निकल गया। गुंजन, तेरी वॉइस एकदम नहीं समझ में आ रही बेटा। आज पार्ट 2 का एग्जाम से, मतलब थर्ड ईयर का एग्जाम से। वो जो मेरी फ्रेंड लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी।
संध्या, मेरा आवाज आ रहा है क्या बेटा? यस सर। हाँ हाँ, पढ़ लिए हम। क्या एसएमएस बना के लिखा है? इसलिए तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, देखिए यही आया था अभी तक में कॉलेज ग्रुप में। वाह वाह। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है नीचे में। अच्छा सर, सिंस एनीवे अभी थोड़ा ऑफ टॉपिक हुए हैं, तो एक थोड़ा क्वेश्चन पूछना छोटा सा। इफ यू फैमिलियर विथ टैली, उसमें ग्रुप्स होते हैं ना सर, हर एक लेजर का, जैसे परचेज हाँ। लेजर का परचेज अकाउंट, वैसे हम्म, सर बैड डेट रिकवरी हम्म। ये कौन से ग्रुप में आता है? ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ क्या? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम ना, वही ग्रुप है ना फिर पक्का? ओके ओके ठीक। ऋतिक, कुछ कमेंट इस पर, इनडायरेक्ट इनकम होगा कि नहीं होगा? बाकी लोग? शुभम? हाँ सर, सही है। ठीक। देन अब होल्डिंग कंपनी में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिन पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, बट फाइनल अकाउंट्स की तरह ये अनइमेजिनेबल नंबर्स में नहीं है, फाइनाइट नंबर्स में है। कुछ 6-7 एडजस्टमेंट्स है जिसको तुम संभाल लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। जैसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना स्टॉक में से, म्यूचुअल सेट ऑफ, फिक्स्ड असेट का रीवैल्यूएशन करना, उसके बाद 3 तरह का डिविडेंड संभालना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। कुछ और भूल रहा हूं क्या मैं बेटा? एंड लास्टली एक बोनस शेयर संभालना। कुछ मिस नहीं हो रहा है ना अपना? हाँ बच्चों? सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक का मतलब है होल्डिंग सब्सिडियरी ने कुछ सामान एक दूसरे को दिया होगा, और वो सामान नॉर्मली इसमें ऐसा ही होता है, एस कंपनी ने सामान एच को दिया होगा। उल्टा वाला केस आपके नहीं आता है, वो बहुत हाई लेवल सीए फाइनल में होता है। तो एस कंपनी ने सामान एच को दिया है और इसमें से कुछ सामान अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, यानी एच ने सारा सामान बेचा नहीं है। देयर इज स्टिल सम स्टॉक which belongs to S company and lying in the closing stock of holding company. अब होल्डिंग कंपनी जब इस सामान को कंसोलिडेट करेगा तो कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी इस सामान को एच और एस में प्लस कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सामान में अनरियलाइज प्रॉफिट है। देयर इज सम काइंड ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। सॉरी, तो उसमें कुछ सामान में अनरियलाइज प्रॉफिट रह जाता है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बड़ा सिंपल डेटा रहेगा। उस डेटे में से आपको ये निकालना है कि कितना गुड्स अनसोल्ड है जो इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप से आया, और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट रेशियो, जिसको आप जीपी रेशियो भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अनसोल्ड गुड्स कितना सामान बच गया है अभी भी साल के अंत में, इनटू प्रॉफिट रेशियो। तो यहां पर जैसे स्क्रीन पर देखेंगे एक बार,
ये वाला पॉइंट नंबर 2 एक बार पढ़ने का ट्राई करेंगे बेटा। स्टॉक इन ट्रेड ऑफ वाई लिमिटेड यानी सब्सिडरी इंक्लूड्स गुड्स, इससे पता चल रहा है कोई सामान इंक्लूड है जिसकी वैल्यू 20,000 है और इसे परचेज उन्होंने एक्स से किया, तो आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप दिख गया। बहुत पेशेंसली पढ़ना होता है, बहुत स्मूथ पढ़ाई है। एक्स और वाई के बीच के समान है, बाकी दिमाग मत लगाओ। कौन किसको बेचा है कभी मत सोचना, कौन किसको दिया ये मत सोचना। वाई के पास है तो भी यही करेंगे, एक्स के पास है तो भी यही करेंगे। ऑन विच एक्स मेड अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 25%, लेकिन ये प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है। कॉस्ट का 25% सेलिंग प्राइस का 20% होता है, या 1/4 ऑन सीपी इज 1/5 ऑन एसपी होता है। तो हेंस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये इसका अनरियलाइज प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। 20,000 का 20% 4,000, या 20,000 इंटू 1/5 4,000, ये हमारा यूआरपी निकल जाएगा। अब सवाल है ये यूआरपी का ट्रीटमेंट क्या होगा। याद रखना ये वर्किंग नोट हुआ है, अब आपको इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहां पर किन स्टेप्स में लेना है, तो भाई उसके लिए एंट्री पहले लिखा दे रहा हूं। द एंट्री इज, एंट्री याद रखना जरूरी नहीं है, वो आपकी चॉइस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच कंपनी डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक या करेंट असेट, कभी कभी बैलेंस शीट में स्टॉक डेटर बैंक एक साथ मिला करके करेंट असेट ग्रुप लिख देता है, तब करेंट असेट में स्टॉक है, कॉमन सेंस बात है। तो ये असेट मेरा कम हो रहा है यानी लेस, और प्रॉफिट एक इनकम है वो मेरी कम हो रही है मतलब लेस। अब याद करो पीएल ऑफ एच कंपनी कहां पर था, पीएल ऑफ एच कंपनी था साहब आपके स्टेप में कंसोलिडेटेड पीएल, उसमें लेस यूआरपी, ये दोनों मैंने बता ही दिया था, अभी मैंने यूआरपी आपको बता दिया। तो ये दो जगह ट्रीटमेंट इसका होता है। नेक्स्ट म्यूचुअल सेट ऑफ, अगेन म्यूचुअल मतलब एच और एस के बीच या तो कोई डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप होगा, या इनके बीच कोई बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल रिलेशनशिप होगा, या इनके बीच कोई लोन का रिलेशन होगा। ज्यादातर यही तीन वर्ड होंगे। तीनों ही सूरतों में एक ही कॉमन एंट्री है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, यानी लायबिलिटी भी कम हो रहा है और असेट भी कम हो जा रहा है। कम का मतलब आप जानते ही है माइनस, तो आप डेटर भी कम कर दो, क्रेडिटर भी कम कर दो। इस केस में हो तो बिल्स रिसीवेबल कम कर दो, बिल्स पेबल कम कर दो। और यहाँ पे लोन जो है साहब, आप सोचेंगे लोन कैसे होगा, तो लोन एक असेट साइड में होगा और दूसरा लोन लायबिलिटी साइड में होगा। हमेशा याद रखना होगा तो दोनों साइड होगा, क्योंकि म्यूचुअल है, एक ने अगर लोन दिया है तो दूसरे ने लोन लिया है, वही सेम आंसर, दोनों लेस हो जाएगा, दोनों लेस हो जाएगा। तो म्यूचुअल सेट ऑफ की पढ़ाई के लिए आपको सम में खाली देखना है कि वो लोग डेटा क्रेडिटर सबको रिलेशनशिप बोल रहे हैं क्या। थर्ड पॉइंट देखिएगा इसका बेटा, थर्ड पॉइंट कितना साफ सुथरा लैंग्वेज है। डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड। पहली रीडिंग में आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पे वाई और एक्स दोनों है,
फिर दोबारा आप ये देख लेंगे कि यहाँ पे डेटर या क्रेडिटर कोई एक वर्ड होगा, कोई भी एक होगा, आप ये नहीं दिमाग लगाएंगे कौन सा वर्ड है, ये इममटीरियल है, यू डोंट बॉदर अबाउट वेदर इट्स डेटर और क्रेडिटर्स। 10 डेटर मिल गया, ओके, कितना रुपया, 2000। तो सेकेंड रीडिंग में डेटर आइडेंटिफाई करके 2000 निकाला। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे सीबीएस, तो वहां डेटर को प्लस करेंगे, एच का और एस का जो सम्स में गिवन था, उसको प्लस करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे ये म्यूचुअल सेट ऑफ 2000 रुपया। बैलेंस शीट अगर ऐसा है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम डेटर्स को पहले प्लस करेंगे 10 + 12, क्रेडिटर्स को प्लस करेंगे 6 + 7। ये लिख करके हम लोग एक बार रुक जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन में जब पढ़ेंगे, अच्छा इसमें से 2000 रुपए लेस करना है, तो -2 दोनों साथ में लिखेंगे, हमेशा साथ में लिखना। थोड़ा बहुत बोलो भाई, हाँ ना। है कि आप लोग अपना बिस्तर पे सो ही गए, हमको लग रहा है लेट लेट आके हम यहाँ अकेले रूम में बकबक करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं सर है। सब जन एक बार अनम्यूट करके एक बार बस दिखा दो, तो खाली अनम्यूट करना और कुछ नहीं। यस सर। चलो, अलीशा भी जग रही है, सिमरन, यस सर। हाँ हाँ हाँ। यस सर। प्रकृति मस्त एकदम चली गई सोने के लिए, ट्रांस में हो गया, तुमको नाश्ता वास्ता कर रही है बैठ के टेबल पे। ऋतिक भी चला गया। सो रही है वो। हाँ, वो सो जाती है, हमको लग रहा है भाई। सर नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, नाश्ता करो, अच्छा ही, हम भी करेंगे, हम भी भूखे, कुछ खाए नहीं है। तो ये आपका इस तरह से फिगर रहा साहब। कभी लोन आएगा तो कुछ ऐसा रहेगा, लोन टू एच। अगर ये लाइन लिख रहा है लोन टू एच, तो फिगर यहां पर रहेगा लोन टू एच, या अगर इंग्लिश रहेगी लोन फ्रॉम एच, तो कॉमन सेंस फ्रॉम एच का मतलब है फिगर हमारा यहां रहेगा। तो जो भी होगा साहब, आपको तो ये लिखा रहेगा बैलेंस शीट में, आपको कोई इंग्लिश थोड़ी याद करनी है, मैं खाली बताना चाह रहा हूं। अगर इधर 4 असेट में होगा एच के कॉलम में, तो इस केस में यहां पे एक लोन होगा सेम नाम का 4 इधर में लायबिलिटी में। तो पहला रूल, असेट लायबिलिटी ऑपोजिट, एच का कॉलम और यहाँ एस का कॉलम। आप सिर्फ इसको मन में सोचना, सेट ऑफ हो गया, और सीबीएस में मत लिखना। टीचर को नीचे एक नोट दे दोगे तो बहुत अच्छा है, सीबीएस में मत लिखना। और अगर ये 6 ऐसा हुआ तो यहाँ एस की बुक्स में है, तो यहाँ बेटा एच की बुक्स में होगा लोन का फिगर। सेम आंसर, सीबीएस में मत लिखना, म्यूचुअल सेट ऑफ का एंट्री भले दिखा देना या टीचर को बता देना। थर्ड, अभी भी म्यूचुअल सेट ऑफ में हूं मैं, ये दोनों बात हो गया। थर्ड, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा। इसके अंदर में ऐसा लिख सकता है कि भाई देयर इज अ म्यूचुअल बिल ऑफ 2, देयर इज अ म्यूचुअल बिल्स, थोड़ा और अच्छा ग्रामेटिकल उसमें कंस्ट्रक्शन रहेगा, देयर इज अ म्यूचुअल बिल ऑफ 2, तो आप सिंपली दोनों में से 2 को माइनस कर देंगे। सेकेंड ये हो सकता है ऑल द bills payable of S are in favor of H। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे पहले क्या वर्ड है, बिल्स पेबल, किसका है, S, बस, और आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आगे तो पता ही है ये फेवर ऑफ H है।
हमारा काम इस 2 वर्ड पर है। तो हम बिल्स पेबल लायबिलिटी में अपना पेंसिल रखेंगे, अपने आप को ले जाएंगे, पेंसिल रखना मतलब ले जाना, फिर उसमें बिल्स पेबल ऑफ एस के कॉलम में अपने आप को ले जाएंगे और अपना फिगर को तुरंत सर्कल कर लेंगे ताकि भूले नहीं। जब इधर बिल्स पेबल देखे तो अपना पेंसिल इधर बी आर लाएंगे, और जब इधर एस में देखे तो यहाँ एच को देखेंगे और इसे भी सर्कल कर लेंगे। यानी जिसका बिल्स पेबल होगा सामने वाले का ऑपोजिट बी आर होगा। अब बताओ 8 का बिल्स पेबल है, इधर 10 का बी आर है, कितना सेट ऑफ हो सकता है? 8। Whichever is lower, 8. जब दो अलग अलग अमाउंट हो, क्लास 11 से सीख रहे हो, व्हेन देयर टू डिफरेंट अमाउंट्स, तो सेट ऑफ हमेशा विचएवर इज लोअर होता है। तो इन दोनों में लोअर अमाउंट 8 सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेट ऑफ हो जाएगा साहब विचएवर इज लोअर। यानी आप 10 + 12 जैसे प्लस करेंगे, जो मैंने आपको यहां दिखाया था 10 + 12, उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा 8, 10 12 में से सेट ऑफ हो गया 8, इधर 9 + 8 में से सेट ऑफ हो गया 8। कोई और एक्स्ट्रा करतब मत दिखाइएगा कि पहले ही 8 काट दे, सिंपल तरीका रखिए, पहले लाइन बाय लाइन जोड़िए, उसके बाद सेट ऑफ करिए। डन बच्चों? यस सर। अब इसी में आखिरी केस, थर्ड केस, ये वाला लाइन डिट्टो है, ये वाला लाइन जैसे हम बोला वैसा ही है। साथ में बैलेंस शीट के नीचे एक नोट है, बिल्स डिस्काउंटिंग बाय एच लिमिटेड 3 का, बिल्स डिस्काउंटेड बाय एच लिमिटेड 3 का। तो अब हम लोग का सोचने का तरीका जो पहले था वही रहेगा। बिल्स पेबल देखो, 8 पे जाओ, इसको सर्कल करो, असेट साइड में जाओ, 10 को सर्कल करो, विच एवर इज लोअर 8। तो हम 8 का फिगर आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो बिल डिस्काउंटिंग हो गया है 3, वो इसमें से लेस कर दीजिए, क्योंकि बिल अगर डिस्काउंट हो गया है यानी होल्डिंग कंपनी के पास है ही नहीं, वो चला गया बैंक के पास, तो अब उसको सेट ऑफ कैसे करोगे? सेट ऑफ हमेशा सिर्फ वही फिगर होता है जो अभी भी होल्डिंग के पास है। तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, जो भी बिल डिस्काउंटिंग है वो हमेशा फाइनल तो तुम्हारा आंसर आया था उसमें से लेस हो जाएगा, और फिर सेट ऑफ कर देना। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि सर ये 3 का बिल कोई भी बिल हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर ये अजम्पशन है, स्टैंडर्ड अजम्पशन, और स्टैंडर्ड अजम्पशन को चेंज नहीं करते हैं। वी ऑलवेज अज्यूम कि ये इसी में से 3 था जो वो डिस्काउंट किया, ये किसी और का बिल नहीं था, उन्हीं का बिल था। डन मानू क्या बच्चों? यस सर। ये वाला डी नंबर पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का, द बिल्स पेबल ऑफ सब्सिडरी, बस मेरा काम यहीं पर हो गया, वेयर ऑल इशूड इन फेवर ऑफ एच। तो मैं अपने आप को बिल्स पेबल ऑफ एस में ले जाऊंगा, बी आर ऑफ एच में ले जाऊंगा, लेकिन 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 यहाँ पे और अच्छी बात बोल दिया, विच कंपनी मतलब इसी के बारे में बोल रहा है ना। तो ऑल एच लिमिटेड के पास जो बिल था, उन्होंने इस बिल को डिस्काउंट कर लिया। तो जब सारा का सारा बिल एच कंपनी का डिस्काउंट ही हो गया है, तो आपको तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, देयर इज नो म्यूचुअल सेट ऑफ, क्योंकि एच का सारा बिल ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है। तो मैं कुछ भी निकाल के करूंगा क्या? आज एस का बिल मान लो 8 है और बी आर जो है वही मान लो 10 है, तो इसमें 8 है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 8 बैंक से डिस्काउंट हो चुका है, यानी यहाँ 0 है, और विचएवर इज लोअर के रूल के हिसाब से 8 और 0 में सेट ऑफ नहीं हो सकता है, यानी नथिंग इज सेट ऑफ। तो ये ट्रिकी सम्स है, ये ध्यान रखना, ये ट्रिकी पार्ट है।
यहाँ 4th नंबर में खाली लिखा है बिल्स एक्सेप्टेड बाय बी, जो एक्सेप्ट करता है उसका बिल्स पेबल होता है, आर ऑल इन फेवर ऑफ ए। तो बस मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया बिल्स पेबल ए का है, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो यहीं पर, सॉरी बिल्स पेबल बी का है, और बिल्स रिसीवेबल आप यहीं पर ऐसे पहले लिख लो और फिर बैलेंस शीट में जाके सर्कल कर लो। तो यह ज्यादा दूर नहीं जाना है साहब। शेड्यूल 3 बी आर ऑफ ए, तो ये रहा बी आर ऑफ ए 80,000, और शेड्यूल 2 बिल्स पेबल ऑफ बी, ये रहा 15,000। तो सेट ऑफ अमाउंट कितना होगा बच्चों, बोल दो प्लीज। 15,000। 15,000। फिर इज लोअर, यानी 15,000 रुपए। दो मिनट एक्सक्यूज करिएगा मेरे को। बोलो बेटा, अगर आप बिल्स रिसीवेबल वाला पढ़ाई को इजी रखना चाहता है तो जैसे हम बताया वैसे ही धीरे धीरे चलना है, खाली धीरे धीरे। तुम लोग थोड़ा हाँ ना बोल दो बेटा, मेरा मनोबल टूट रहा है। हाँ सर। यहाँ देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमको तो 2 ही वर्ड ढूंढना है, डेटा क्रेडिटर ऑफ 40,000 इन द बुक्स ऑफ एच, यानी एच का टोटल क्रेडिटर 40 है। ये बेकार यहाँ लिख रहा है, जबकि हमको यहाँ लायबिलिटी साइड में दिख ही जाएगा ये रहा 40,000। ये बेकार का वर्ड लिखा है ताकि सम लेंदी हो जाए। बच्चा गड़बड़ी में क्या करेगा, 40 सेट ऑफ कर देगा, हड़बड़ी वाला बच्चा 40 सेट ऑफ कर देगा। अरे नहीं भाई, वो बोल रहा है क्रेडिटर्स 40 है जिसमें इंक्लूड है एक 24,000 रुपए का सम ऑफ एस। तो एच और एस के बीच का क्रेडिटर 24,000, तो ये वाला फिगर बच्चों सेट ऑफ हो जाएगा। सिर्फ 2 बार धीरे धीरे हौले हौले पढ़ना है। यहाँ देखो, यहाँ तो बड़ा क्लियर है, क्रेडिटर्स ऑफ हावड़ा इंक्लूडेड 60,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय कैलकाटा। तो हावड़ा कैलकाटा इस सम के होल्डिंग सब्सिडरी है। क्रेडिटर इंक्लूड यानी डेटर क्रेडिटर कोई भी एक होगा, और ये एक ही अमाउंट है, यानी ये सेट ऑफ हो जाएगा। जो इंक्लूड होता है वो सेट ऑफ हो जा रहा है। बी नंबर देखो, द बिल्स पेबल ऑफ हावड़ा आर ऑल इन फेवर ऑफ कोलकाता, विच कंपनी गॉट डिस्काउंटेड। तो तुम रिपीटेटिव पैटर्न देख रहा है। अच्छा, तुम लोग को मैं एक बात बोला क्या, जो पास्ट पेपर्स एग्जाम्स का उसको एक बार नजर से खाली निकाल लेना। जितना भी पास्ट पेपर है, क्वेश्चन पेपर तुम लोग के पास है ना, पास्ट पेपर का लास्ट 5-6 साल 10 साल का है कि पेपर, तो स्कैनर वैनर नहीं सर। नहीं है तो जुगाड़ कराओ। कोई फ्रेंड को बोलो जिसके पास है, फोटो खींच के भेजेगा, कुछ तो हेल्प करेगा कोई। और तुम लोग कभी किसी का हेल्प किया होगा तभी कोई दूसरा तुम्हारा करेगा। 5-6 साल का जुगाड़ करना है। ठीक। जितना जुगाड़ कर पाओ अच्छा है, खाली नजर से निकालना है कि किस तरह का एंट्रीज आया था, क्योंकि वहीं से पेपर उठकर बनने का चांस 90% है। सर आपके पास है तो आप भेज दीजिए।
मेरे पास नहीं है, मेरा सेंटर में सब बुक पड़ा, अगर होगा भी तो वहां होगा थोड़ा बहुत, पर नहीं है मेरे पास। तुम लोग सब चीज उम्मीद करता हम ही से। तो पार्ट थर्ड का आज का एग्जाम सर आपके मैट में से सबसे हार्डेस्ट हम कर लेंगे, बस बात खत्म हो गई सर। नहीं क्या नहीं, सोच- वो ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, 10 मिनट खाली एक बार ब्रश करने बोल रहा हूं उससे। खाली 10 मिनट देख लिया, हर साल का पेपर खाली रीड कर लिया, अच्छा ये होल्डिंग है, ओ इसका एडजस्टमेंट क्या है, ओके ये बस, ये तुमको आता है, बस ये बोल रहा है खाली ब्रश करने। ओके ओके। तो यहाँ बिल्स पेबल ऑफ हावड़ा बोल के लास्ट में जब बोल दिया विच डिस्काउंट हो गया, मतलब सारा बिल डिस्काउंट हो गया, तो कुछ करने की दरकार ही नहीं है साहब। चलिए अब स्किप करेंगे, बहुत बात हो गई सेट ऑफ पर। तो अपने लोगों का यूआरपी 1 नंबर पॉइंट, सेट ऑफ 2 नंबर पॉइंट, और फिक्स्ड असेट रीवैल्यू पर बात करते हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चों को डाउट होता है, पता नहीं क्या कर रखे हैं लोग, इतना आसान पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट करे। कॉम्प्लिकेट पता है कैसे होता है, जब आप बहुत एक्सेस उसमें मीनिंग ढूंढने लगते हैं। 2 बुक पढ़ते हैं, उसका आंसर चुरा लेते हैं, मेरा आंसर से मिक्स कर देते हैं, और एक फ्लक्स बना करके पूरा बत्ती लगा देते हैं। ये सब स्कैनर में, कई बुक्स में इन सब को रॉन्ग सॉल्व किया गया है, क्योंकि पहले जब लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़े थे, वो लोग कुछ भी पढ़ा देते थे। पर आपको मैं समझा के बता रहा हूँ बेटा, इसका एक ही तरीका, मैं एक ही वर्किंग नोट आपको सिखा रहा हूँ, उसी से दुनिया का सारा सम हो सकता है। आप लोग बेकार कॉम्प्लिकेट करते हो चीजों को। तो फिक्स्ड असेट रीवैल्यू का पढ़ाई में हमेशा किसका असेट रीवैल्यू होता है बेटा, किसका असेट, सब्सिडरी कंपनी का असेट रीवैल्यू होता है। एस कंपनी का एफए रीवैल्यू होगा। अरे अलीशा है तो साथ में, हाँ सर। थोड़ा आप समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। एस कंपनी का फिक्स्ड असेट रीवैल्यू होगा। रीवैल्यू मतलब बेटा बोथ अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। दूसरा चीज आइडेंटिफाई करना, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। 2 तरह के सम्स होंगे, फर्स्ट डे एक्विजिशन और एक अदर देन फर्स्ट डे, यानी कोई भी मिड ईयर हो सकता है। फर्स्ट डे एक्विजिशन इज नो पंगा, कोई मेहनत नहीं, सीधा सीधा जवाब निकालो, सम्स खत्म करो। फिक्स्ड असेट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन में कहीं लिखा हुआ है कि एस कंपनी रीवैल्यूड द फिक्स्ड असेट्स, वहां डेट भी लिखा होगा, जो भी साल का स्टार्टिंग होगा, से 1/1/2000 at 60। तो अपने लोगों का फिक्स्ड असेट्स 60 पे रिवैल्यू हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी भी 50 ही नजर आ रहा है, यानी इन लोग इसको बढ़ाया नहीं है। तो आप फिक्स्ड असेट को 10,000 से इंक्रीज कर देंगे। फिक्स्ड असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी विल बी इंक्रीज बाय 10। ये जो 10,000 से इंक्रीज होगा, इसका डबल एंट्री होना चाहिए, तो डबल एंट्री भी कॉमन सेंस पे लाओ। फिक्स्ड असेट बढ़ रहा है तो एफए अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट हो रही है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। रीवैल्यूएशन रिजर्व एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और एफए बैलेंस शीट में जाकर प्लस हो जाएगा। जब कोई डेप्रिसिएशन ये सब नहीं हो, मैंने एलिमेंट्री बात करी, तब ये सम सप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये डाउनवर्ड रीवैल्यू हो तो सब चीज सेम रहेगा, खाली सिंबल माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, जब अपवर्ड रीवैल्यू है तो एफए भी बढ़ रहा है और कैपिटल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं, और एसेट गिर रहा है, सिंपल गिर रहा है मतलब माइनस, तो दोनों गिर जा रहे हैं। कौन कौन बदल रहा है बेटा, फिक्स्ड असेट इन द बैलेंस शीट और कैपिटल प्रॉफिट कॉलम इन एओपी। अब समझो मिड ईयर कोई एक्विजिशन है,
मान लेते हैं 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट का सम्स चल रहा है, जनवरी से दिसंबर का सम्स में जुलाई में एक्वायर किया है, या अप्रैल से मार्च का सम्स है तो भी सितंबर अक्टूबर में एक्वायर किया है, तो 6-6 महीना प्री पोस्ट का एक रेशियो है, एक सिंप्लिसिटी के लिए रख लेते हैं। फिक्स्ड असेट ऑफ रुपीज 4 लाख was revalued at 5 लाख ऑन जो भी इसका डेट ऑफ एक्विजिशन था, और डेप्रिसिएशन रेट लेट्स से 20% है। अभी मान लेते हैं डेप्रिसिएशन रेट सब में दिया हुआ है, तो फिक्स्ड असेट हम लोग का 4 लाख था, वो 5 लाख पे रिवैल्यू हुआ, पर ये 4 लाख था साल के शुरुआत में, 4 लाख था साल के बिगिनिंग में, और आप असेट रिवैल्यू करते हो ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। आपका फिक्स्ड असेट 4 लाख 1 तारीख को था, और आप रीवैल्यू हमेशा करते हो डेट ऑफ एक्विजिशन पर। ये मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं बेटा, जो कि मेरा 30/6 है, यानी यहाँ पे आपका 6 महीना जो पास हुआ है उसमें डेप्रिसिएशन पास होगा। डेप्रिसिएशन यानी ऐसा नहीं सोचना कि 4 लाख 5 लाख बन गया है, गलत। 4 लाख पहले डेप्रिशिएट होकर थोड़ा घटा है, और उसके बाद वो 5 लाख बना है। फिर जब वो 5 लाख बन गया तो रिमेनिंग 6 मंथ्स तक वो फिर डेप्रिशिएट हुआ होगा, तभी जाके साल का अंत आएगा। तो ये एक टाइमलाइन है सोचने के लिए। बोलो बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं। तो इसका वर्किंग नोट बनता है साहब, फिक्स्ड असेट ऑन फर्स्ट डे 4 लाख था, एक वर्टिकल चार्ट, उसमें 20% डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स चार्ज हुआ। अब ये असेट रीवैल्यू हो रहा है, तो एक लाइन का जगह छोड़ना, और जो रीवैल्यूड करके अमाउंट आ रहा है यानी 5 लाख वो लिख देना, जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो लिख देना। अब कंपेयर करो, यहाँ पे मुझे 360 को 5 बनाना है, यानी प्लस करना है, अपवर्ड रिवैल्यू करना है, या खाली रिवैल्यू भी लिख सकते हो 1,40,000 से, और रिमेनिंग जो मंथ्स बचा उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। अपने काम का फिगर ये है साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, 1,40,000 रुपए अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी साहब, ये वही जो हम लोग यहाँ बताए थे, कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में प्लस और फिक्स्ड असेट में प्लस, वो तो चेंज हो नहीं सकता। अमाउंट निकालने का तरीका मैं खाली सिखा रहा हूँ, लॉजिक थोड़ी बार बार चेंज करेंगे। तो कैपिटल प्रॉफिट में प्लस और एफए में प्लस, और दूसरा फिगर ये वाला डेप्रिसिएशन पहले 6 महीने का, और दूसरा वाला डेप्रिसिएशन सेकेंड वाले 6 महीने का, यानी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, शुड बी चार्ज ए प्लस बी। यहीं पर मैक्सिमम बुक रॉन्ग करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बेकार बोलूंगा नहीं, बस रॉन्ग है वो। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज होना चाहिए था ए और बी, पर डेप्रिसिएशन मेरा एक्चुअली चार्ज हुआ है
अब आप सोचेंगे तो डेप्रिसिएशन 4 लाख पे चार्ज हुआ होगा, क्योंकि मेरा असेट का वैल्यू साल की शुरुआत में 4 लाख था। हमने अगर रीवैल्यू नहीं किया होता तो ये साल के अंत तक 4 लाख ही रहता। तो 4 लाख का 20%, 4 लाख का 20%, 80,000, इससे आपका 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड मतलब होना चाहिए था 90, हुआ है 80, यानी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, अंडर चार्ज 10,000। सो दिस विल बी डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। जब ये आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट, डेप्रिसिएशन हमारी असेट को कम बनाता है और रेवेन्यू पीएल कॉलम एओपी में जो है, किसी का अनम्यूट हो रखा है, म्यूट करो। फिक्स्ड असेट लेस हो जाएगा और रेवेन्यू पीएल लेस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको याद रखने में डिफिकल्ट हो तो बहुत इजी तरीका है, असेट अपना बढ़ रहा है तो दोनों ही प्लस हो रहे हैं, और जब असेट पर प्लस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस ही होगी। दोनों ही माइनस हो रहे हैं तो दोनों जगह प्लस, दोनों जगह माइनस। असेट ध्यान रखना वो आसान है, बढ़ना आसान है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा अंडर चार्ज ही होगा। जब फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज अंडर चार्ज आएगा। अंडर चार्ज ऑपोजिट इंग्लिश, बढ़ने का ऑपोजिट। और जब फिक्स्ड एसेट कम भी वैल्यू हो रहा है मतलब घट रहा है, तो उस समय जो आंसर आएगा वो हमेशा ओवर चार्ज होगा। बोलिए बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। सो डिविडेंड साहब, जैसा कि हमने आपको यहाँ इस पेज में बताया था, डिस्कशन हो रहा है डिविडेंड का। ये 3 पॉइंट हो गए। तो डिविडेंड 3 तरह का है, प्री, इंटरिम और पोस्ट। प्री डिविडेंड या प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इसका असली नाम होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इसका मतलब है सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया फ्रॉम इट्स प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। आपको मैंने आज क्लास स्टार्ट होती ही बताया था एक बात कि डेट ऑफ एक्विजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके लेफ्ट साइड का हिस्सा प्री पहले और बाद का हिस्सा पोस्ट। इस पीरियड का नाम प्री एक्विजिशन पीरियड, इसमें से कमाया गया प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें से बांटा गया डिविडेंड प्री डिविडेंड। यहाँ पे सेम रूल, ये पोस्ट पीरियड पोस्ट प्रॉफिट और इसमें से बांटा गया डिविडेंड इस पोस्ट डिविडेंड। अभी हम लोग प्री की बात कर रहे हैं। तो सर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सम्स में हम लोग प्री डिविडेंड कैसे है? बहुत सिंपल, आपका बैलेंस शीट मान लो 2011-12 का है, अभी तो खैर एग्जाम्स में 19-20 होगा ऐसा कुछ, तो 2019-20 का आपका बैलेंस शीट है। करंट ईयर 2019-20 है। करंट ईयर अगर 19-20 है तो पिछला साल 18-19 होगा, 2018-19। तो आपका डिविडेंड लिखा होगा, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर 18-19, डिविडेंड फॉर द ईयर 18-19। तो हमेशा डिविडेंड में फॉर द ईयर पढ़ते हैं, डिविडेंड कब बांटा जा रहा है ये नहीं पढ़ते हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर फॉर विच पीरियड इट इज डिक्लेयर्ड, फ्रॉम विच पीरियड इट इज डिक्लेयर्ड, फॉर द ईयर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ बैलेंस शीट में एक डेट है दिसंबर
2000 नहीं, आप लोग का कुछ और होगा, मैं एक बार इसी को दिखा रहा हूँ। 2025 दिसंबर 25, ध्यान रखना 2025। और अच्छा नहीं, इसमें तो है ही नहीं डेटा, सेकंड में है क्या? यहाँ लिखा है अ डिविडेंड सेकंड सम was 15% paid by subsidiary in the month of January 2012। 2012 नहीं होगा, चेंज करना पड़ेगा, 2025। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 हम किस दिन बांट रहा है वो रेलेवेंस नहीं रखता है, हम पढ़ेंगे ही नहीं इस बात को। फॉर द ईयर 2024-25, फॉर द ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ऊपर देखो, आपका करंट ईयर चल रहा है 25-26 और डिविडेंड बांटा जा रहा है 24-25 के लिए। फॉर द ईयर, हमेशा फॉर द ईयर पढ़ते हैं, तो इससे पता चल गया ये पास्ट ईयर है, तो ऑब्वियस सा बात है पिछला साल हमेशा प्री होता है, तो इससे पता चलेगा ये डिविडेंड पिछले सालों का है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। इन जुलाई 2025 डिविडेंड पेड हुआ, तो इन जुलाई से हमें मतलब नहीं है, पेड हुआ, ओके, सब्सिडरी ने बांटा। फॉर द ईयर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2024, बस एक बार ऊपर चलते हैं। बैलेंस शीट का डेट 2025, डिविडेंड बांटा जा रहा है 2024 के लिए, यानी पिछले साल के लिए, यानी प्री एक्विजिशन डिविडेंड। Case 1, when correct entry is passed या done by H company, for receiving the dividend। अगर H कंपनी ने करेक्ट एंट्री ही पास कर रखी है तो अपने को कुछ नहीं करना है साहब, मतलब कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा नहीं करना है। कुछ नहीं करना है का मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और अगर रॉन्ग एंट्री कर रखी है तब उस केस में हम लोगों को उसको पीएल से लेस कर देना है और इन्वेस्टमेंट से लेस कर देना है। एंट्री नहीं भी याद रहे तो वर्ड याद रखना है, पीएल और इन्वेस्टमेंट से लेस कर देना है। इफ होल्डिंग कंपनी हैज डन अ रॉन्ग एंट्री तो उसका पीएल भी बढ़ा हुआ है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बटा हुआ डिविडेंड था बेटा, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट से माइनस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से माइनस होना चाहिए। पीएल भी लेस हो गया क्योंकि गलती से हम लोग प्रॉफिट में ले गए होंगे पीएल में, डिविडेंड को वहां से हटाओ, पीएल से हटाओ, ठीक करो, इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दो। ये हो गया साहब। होल्डिंग कंपनी क्या करेगा? होल्डिंग कंपनी क्या करेगा? अब प्री डिविडेंड के केस में ही एस कंपनी क्या करेगा? ये एच के लिए था, एस कंपनी क्या करेगा? उसका बहुत सिंपल फंडा बेटा, इसके ओपनिंग पीएल में से टोटल प्री डिविडेंड माइनस कर देंगे और एक फिगर निकल गया। अब हम इस एक्स को लेकर चलेंगे। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर्मूला होता है क्लोजिंग पीएल, इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं एक बार मत लिखना अगर लिख रहे हो तो, क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल होता है, पर यहां पर ओपनिंग पीएल चेंज हो गया है, इसलिए अपने लोग ये जो रिड्यूस्ड फिगर है उसको माइनस करेंगे।
तो आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर टेक्निकली बढ़ जाएगा। तो ये फंडामेंटल अप्लाई करना पड़ता है, और बाकी सारा लॉजिक सेम है कि प्रॉफिट को जो आया प्री टू पोस्ट रेशियो में डिवाइड करो, और जो अपना ओपनिंग पीएल बचा रिमाइंडर, वो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट होता है, प्री होता है। वो बात पत्थर की लकीर है, कभी नहीं बदल रही है। यहां देखेंगे क्वेश्चन 2 है, ये 2 है ना। अ डिविडेंड ऑफ 15% इज पेड बाय एस। तो हौले हौले कदम रखो, 15% अगर बोल रहा है तो डिविडेंड परसेंटेज में कैपिटल पे मल्टीप्लाइड होता है। डिविडेंड इज मल्टीप्लाइड ऑन पेड अप कैपिटल। उन्होंने 15% बांटा। पेड अप कैपिटल कितना बच्चों? 2 लाख बोला ना। तो सब्सिडरी का पेड अप कैपिटल 2 लाख इंटू 15%। अब हम लोग 30,000 की बात कर रहे हैं, प्री डिविडेंड आ गया। फिर रिजर्व्स में गए, पीएल पर गए, सब्सिडरी के पीएल को देखा। जो बैलेंस शीट में पीएल होता भाई वो तो क्लोजिंग पीएल है, और ओपनिंग पीएल इंफॉर्मेशन में मिलता है ज्यादातर। तो पॉइंट नंबर 2 में पीएल सब्सिडरी का 50,000 है, ऐसा वो कह दे रहा है। सब्सिडरी का पीएल 50,000 है, ऐसा वो कह दे रहा है। तो ओपनिंग 50 और क्लोजिंग 90। बट अब अपना फॉर्मूला चेंज हो गया है। ओपनिंग 50 में से प्री डिविडेंड माइनस होगा। आपका प्री डिविडेंड 30,000 है, तो ओपनिंग वाले में से ये लेस हुआ, ये आपका रिमाइंडर बचा, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग पीएल, क्लोजिंग 90 था, ये पूरा कैपिटल प्रॉफिट, और ये अगर सब में कोई प्री टू पोस्ट का रेशियो होगा तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये करने के बाद हम लोग वापस इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहां पढ़ेंगे दिस डिविडेंड, ये सेकेंड पार्ट है, वॉज क्रेडिटेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया ये प्री डिविडेंड था। प्री डिविडेंड एक कैपिटल प्रॉफिट है, वो पीएल में नहीं जा सकता है। तो जब भी वो लिखे होल्डिंग ने इस वाले डिविडेंड को पीएल में ले लिया, मतलब वो रॉन्ग एंट्री वाला समय, रॉन्ग एंट्री वाले सम में अपने लोग सीख लिए यहाँ पर कि व्हेन रॉन्ग एंट्री इज डन, ये एंट्री पीएल लेस और इन्वेस्टमेंट को भी लेस करना पड़ता है। बुक में भी देखो हमारा जो फॉर्मेट था उसमें बाकी बड़े तरीके से लिखा हुआ है, लेस शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये लेस कब करेंगे? शेयर मेरा हिस्सा, प्री एक्विजिशन जो भी पढ़ा रहे हैं, कौन कर रहा है? होल्डिंग। जब रॉन्ग एंट्री होती है तब ये काम करना है, क्योंकि राइट एंट्री में तो कुछ नहीं करना है। और कोई भी चीज की डबल एंट्री होती है तो
तो यहाँ पे लेस किए, साथ में पीएल में लेस किए, तो ये देखो शेयर ऑफ सेम भाषा प्री डिविडेंड, ये भी यहाँ पे लेस हो गया। जब रॉन्ग एंट्री करते हैं तब ऐसा करते हैं। सर एक सवाल, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला रॉन्ग एंट्री है कि राइट एंट्री है तो लिख लो, इफ नथिंग इज सेड अबाउट होल्डिंग कंपनी then we always assume that they have correctly treated the dividend, that they have correctly treated the dividend. रीड करो मारा, एक मिनट। उसको 3 दिन या 4 दिन बाद यूज करना। तीन या 4 दिन बाद यूज करना। इसका सामान में निकालना आज बोल बेटा। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड बोलूं? इंटरिम का मतलब होता है जो डिविडेंड मिड ईयर में दिया गया है। डिविडेंड हमेशा सब्सिडरी कंपनी दे रहा बेटा सारे केसेस में, खाली पोस्ट में होल्डिंग भी दे सकता है। तो इंटरिम डिविडेंड मिड ईयर डिविडेंड होता है। लॉजिकली और बोले तो इट इज फ्रॉम द फर्स्ट 6 मंथ्स, जो पहला 6 महीना होता है हमेशा इसमें से दिया जाता है, उधर वाले में से नहीं दिया जाता है। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड होगा आपका पहले इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका, पेड अप कैपिटल इनटू डिविडेंड परसेंटेज, सेम फॉर्मूला हरदम। अच्छा सर वो 6 महीने का है? नहीं 6 महीने का है मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला 6 महीने की प्रॉफिट से दिया जाता है, बीच में दिया जाता है बट वो इंटू 6 महीना नहीं होता है। इसलिए ये इंटरिम डिविडेंड को मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ऐसा नहीं कर देना, मत कर देना बेटा। एक्सेप्शन लेकिन ऐसा है कि कभी कभी वो लोग क्वेश्चन में हमें इंटरिम डिविडेंड से कुछ भी परसेंट दिए, साथ में
पर एनम जोड़ दिए। जब वो ये जोड़ेंगे तब हम लोग पेड अप कैपिटल इनटू डिविडेंड परसेंट 10% करेंगे और ये चेक करेंगे कि इंटरिम डिविडेंड कब बांटा गया है। समझो 1-1 का सम से और इंटरिम डिविडेंड 1-4 को बांटा गया है। अगर 1-4 को इंटरिम डिविडेंड बांटा गया है तब कितना महीना बीता बेटा इनके बीच में? 1-1 से 1-4 में कितना महीना बीता है? 3 महीना। तब हम 3/12 करेंगे। अगर वो ऐसा बोले इंटरिम डिविडेंड मान लो फर्स्ट 6 को बांटा गया है तो फर्स्ट 6, तब हम यहां से यहां का पीरियड देखेंगे 5 महीना और हम 5 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इंटू 5/12 करेंगे। ये एक्सेप्शन होता है। तो स्टेप 1 इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट निकाल लिए। इसका अमाउंट फाइंड आउट कर लिए। फिर एओपी वाली जगह के लिए जाएंगे और वहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग पीएल प्लस इंटरिम डिविडेंड माइनस ओपनिंग पीएल। प्री एक्विजिशन डिविडेंड में क्या था अगर याद करो तो वहां ओपनिंग वाले पीएल से प्री को लेस करते थे, वो आज भी सही है। इंटरिम का तरीका है एक बार क्लोजिंग पीएल से उसको प्लस कर दो, फिर जो टोटल आया उसे ओपनिंग लेस कर दो और इससे जो आंसर आया वो हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और जब भी आता है बेटा मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज सब डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्री इज टू पोस्ट का रेशियो। तो ये बेटा प्री पोस्ट के रेशियो में बट जाएगा। बट गया, मान लो एक अमाउंट भी आ गया, एक अमाउंट मान लेते आ गया। इंटरिम डिविडेंड का मान लेते अमाउंट एक बार 2 है। जब ये प्रीज टू पोस्ट में बढ़ जाए तो अपने इंटरिम डिविडेंड को भी माइनस कर देंगे अपने प्री वाले प्रॉफिट से, क्योंकि वे प्री क्या होता शुरू का 6 महीना में प्री होगा, इसलिए इंटरिम डिविडेंड को अपने उसमें से लेस कर देंगे। तो सर ऊपर जोड़े थे, हाँ ऊपर जोड़े थे इसीलिए तो नीचे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डेटा हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं। मैथ्स में क्या होता है जब मन से कोई नंबर जोड़ते हैं तो संग संग इक्वेशन में हटाना पड़ता है। बस यहाँ पे हटाने की जगह एकदम लास्ट में है प्री इज टू पोस्ट डिवाइड करने के बाद, ताकि ये प्री से लेस हो, ये पोस्ट में से लेस नहीं हो। और इस सब में भी अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट है होल्डिंग कंपनी के द्वारा, ये 2 लाख का अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट है होल्डिंग कंपनी के द्वारा तो ये सेम रूल प्रिवेल करता है। करेक्ट एंट्री में डू नथिंग, रॉन्ग एंट्री में पीएल लेस और इन्वेस्टमेंट लेस, सेम रूल प्रिवेल करता है। पांच नंबर इंटरिम, छठा पोस्ट डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के नाम से भी सम बुलाता है। इसका बेसिकली मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर हो वो पोस्ट डिविडेंड है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर हो वो पोस्ट डिविडेंड है। अब यहां पर कई बार जब पोस्ट डिविडेंड होता है तो क्वेश्चन अपने को एच और एस दोनों के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कराता है। एच का भी परसेंट देगा, एस का भी परसेंट देगा, एच का भी परसेंट देगा और एस का भी परसेंट देगा। कुछ ऐसा, both the companies have proposed 10% dividend for 2025-26, जो कि हमारे सम का करंट ईयर है, क्योंकि ये सम 25-26 का ही है। तो देखो
जो डिविडेंड करंट ईयर के लिए दिया जा रहा है, साल के अंत में बांटा जा रहा है, फॉर द ईयर करंट ईयर है, तो उसको प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। और ये दोनों कंपनी का ही दिया जाता है एक साथ। तो बस आपको दोनों के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी, बट इसमें थोड़ा सा अलग अलग व्यूज है सबका कि भाई एक सम्स होता है टाइप 1 सम होता है, प्रपोज डिविडेंड इज इन इंफॉर्मेशन, और सेकंड होता है कि वो पहले से बैलेंस शीट में बैठा हुआ है। बोलूं आगे? बैलेंस शीट में एक आंसर, प्रपोज डिविडेंड इंफॉर्मेशन में, जैसे अभी ये सम दिखाया हम तुमको, या इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन में, और नहीं तो लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में कहीं पड़ा होगा। दोनों का ऑफ कोर्स अलग अलग जवाब है। अगर इंफॉर्मेशन में है प्रपोज डिविडेंड, तो एस कंपनी के लिए डू नथिंग, भूल जाना, कुछ नहीं करना है। एस के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एस का डिविडेंड डिक्लेयर करने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगी साहब होल्डिंग में और सब्सिडी एमआई में। तो बेकार का ड्रामा करके कोई सेंस नहीं है। एस का जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा एमआई को मिलता है और थोड़ा एच को मिलता है। हम अगर इसमें से प्रपोज डिविडेंड लेस कर दें और कुछ नया प्रॉफिट निकाल लें, तो भी हमें इसको भी बांटना पड़ेगा 2 जन में और इसको भी बांटना पड़ेगा इन्हीं 2 जन में। तो टेक्निकली क्या फायदा डबल डबल मेहनत करके? आप 6 - 2 4 को बांटो, फिर 4 के बाद 2 बांटो, उससे अच्छा है बेटा बिना मेहनत का आंसर ये बांटो। तो ये इजी तरीका है, सिंपल तरीका है, डू नथिंग। और एच कंपनी के लिए डिविडेंड को डिक्लेयर कर दीजिए बाय पासिंग द बेसिक एंट्री पीएल टू प्रपोज डिविडेंड। कंसोलिडेटेड पीएल डेबिट यानी लेस, प्रपोज डिविडेंड आपका सीबीएस में आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। टाइप 2, जब वो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, तो सोच के देखिए, बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है मतलब लायबिलिटी साइड में पहले से डिविडेंड है। हम लोग को एच का डिविडेंड को बैलेंस शीट में लाना ही था, वो तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अगर वो आ ही चुका है तो फिर हमें कुछ करने की दरकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, बैलेंस शीट में आ जाए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। तो इसलिए उसके लिए अब कुछ नहीं करना है, मतलब उसको सीधा बैलेंस शीट में दिखा दो। जो है वो सिंपल, कुछ नहीं करना, मतलब वहां प्रपोज डिविडेंड को जस्ट शो प्रपोज डिविडेंड इन सीबीएस लायबिलिटी साइड। लेकिन एस कंपनी के लिए तो हम लोग बोले थे मत माइनस करो, यहां ध्यान दो, इधर मत माइनस करो, लेकिन माइनस कर दिए हैं। तो 6 में से अगर 2 माइनस कर दिए तो आंसर 4 है, तो वापस 6 बना दो, यानी 4 में वापस से प्रपोज डिविडेंड प्लस कर दो, यानी क्लोजिंग पीएल में प्रपोज डिविडेंड प्लस कर दो, और उसके बाद जैसे करते थे वैसे ही करिए साहब। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जैसे करते थे, प्रपोज प्लस हो गया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। इस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को प्री पोस्ट में बांट देंगे, मगर अब इंटरिम डिविडेंड की तरह इसमें से प्रपोज डिविडेंड माइनस मत कर देना बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था प्लस करना, वो ऊपर हो चुका है, दोबारा माइनस मत कर देना। ये दोबारा माइनस नहीं कर देना, बस ये डिफरेंस है इसके ट्रीटमेंट और इंटरिम में।
बोलिएगा बच्चों। चले आगे। यस सर। Yes, sir. टेक्निकली द लास्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बाय सब्सिडरी कंपनी ही होगा हमेशा। सब्सिडरी ने बोनस शेयर बांटा है, हमेशा यही केस होगा। इसके अंदर भी दो टाइप के सम्स होंगे। क्या क्या टाइप है बेटा? नोट्स निकाल के देख बेटा, क्या क्या टाइप था, याद है? एक केस है जहां जर्नल एंट्री बोनस शेयर की पास हो रखी है और एक है पास नहीं हो रखी है। तो बोनस शेयर्स की एंट्री पास अगर हो रखी है, सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर बांटता है, तो उसका मतलब बोनस शेयर से क्या फर्क पड़ता है, सोच के देखो। शेयर कैपिटल ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस नहीं करने बोल रहा हूं, ऑलरेडी प्लस है। एंट्री पास हो रखी है, इसका कैपिटल ऑलरेडी प्लस है, और अगर इसका कैपिटल ऑलरेडी प्लस है तो होल्डिंग कंपनी के पास भी बोनस शेयर गया होगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को बोनस शेयर मिलता है। इस 4 लाख में कोई इंटरेस्ट नहीं बेटा, इस पे दिमाग ही मत लगाना। इनका 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है और बोनस रेशियो है 1:4, यानी हर 4 शेयर पर फॉर एवरी 4 शेयर्स 1 शेयर bonus is given. For every 4 shares 1 share bonus is given. तो अगर हम ये अज्यूम करें कि सब्सिडरी का शेयर 4 ही था यूनिटरी मेथड, और उसने उस 4 पे बोनस दिया 1 शेयर, तो उसका टोटल शेयर्स अभी साल के अंत में 5 रुपया हो गया, 5 यूनिट हो गया। एकदम सिंपल तरीका, जो रेशियो वही ले लो। अगर बोनस शेयर 2:3 है, यानी 2 फॉर एवरी 3 शेयर्स। इसको पढ़ने का तरीका होता है 2 फॉर एवरी 3 शेयर्स। यहां भी वही तरीका, लेट अस अज्यूम कि पहले मेरा 3 शेयर्स था, बाद में 2 बोनस आया और ये 5 बन गया। तो आप इसी रेशियो को हमेशा एक ही तरीके से यूज करेंगे, आपको ये निकालना है। अभी क्यों निकालना है? इनका जो 1 लाख है ये आफ्टर बोनस है, ऐसा सम कह रहा है, अपने लोग का आफ्टर बोनस है ये। 1 लाख शेयर्स रुपया में, 10,000 शेयर्स नंबर्स में। अगर ये आफ्टर बोनस है तो ये 4 + 1 5 कौन से के बराबर होगा बेटा? ये इन तीनों में किसके बराबर होगा? 5 के बराबर, आफ्टर बोनस है। तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स 5 के बराबर है, तो बोनस 1 रुपया कितना होगा? 2,000 शेयर्स, और 2,000 शेयर्स बोनस इज इक्वल टू ₹20,000। इसको बोलते हैं फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। तो सबसे पहला स्टेप ये निकालना है। मुन्ना, एक 15 मिनट का ब्रेक ले अपने बच्चों। यस सर। एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेता बेटा। 9:42 हो रहा है, 10 o'clock पे चालू करता है।
ओके सर। अपना वॉच मिला लो, 9:30 को मेरे वॉच में हो रहा है। हाँ 42 ही हो रहा है, ठीक है सर। ठीक है, 10 o'clock रिज्यूम करके रखो। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।